गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद कर रहे हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज का हमारा सेशन, जैसा कि आपको पता है कि डेली की डेली हम लोग सुबह 9 बजे या 10 बजे हम लोग का जो सेशन होता है वह सेक्शन ए का होता है, बीएचयू बीएड एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए। तो सेक्शन ए आज हमारा है प्रीवियस ईयर पेपर 2017 का। ठीक है, तो 2017 प्रीवियस ईयर पेपर सेक्शन ए को आज हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए बिना समय गंवाए आज के अपने सेशन को हम लोग शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1 दिया हुआ है कि कक्षा में पढ़ाई को और रोचक बनाने का सबसे महत्वपूर्ण घटक क्या है? तो 4 ऑप्शन दिए हैं: पाठ की विषय वस्तु, पाठ योजना, शिक्षक का व्यक्तित्व या फिर पढ़ाने की विधि। तो इसमें देखिए सबसे अच्छी तरीका जो होगा वह होगा कि पढ़ाने की जो विधि है, ठीक है, वह क्या है कि आपको और रोचक बनाना पड़ेगा कि क्लास में जो बच्चे हैं वह एक्टिव हो सकें और आपकी बातों को और अच्छे से सुन सकें। और हाल ही में मैं एक वीडियो भी वायरल हुआ था, जो कि बिहार के एक टीचर है जिन्होंने कि गा करके अंग्रेजी ग्रामर सिखा रहे हैं। ठीक है, तो उस तरह का जो पढ़ाने का तरीका होता है उससे क्या होता है कि बच्चों के साथ साथ अन्य लोग जो होते हैं जिनके मन में पढ़ने की इच्छा भी नहीं होती वो भी पढ़ना एक बार शुरू कर देते हैं। प्रश्न नंबर 2 दिया हुआ है कि शिक्षा के स्तर में गिरावट को प्रभावी ढंग से रोकने के लिए आप किसे सबसे प्रभावशाली उपाय मानते हैं? तो देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन है और यहाँ पे आपको बताना होगा कि क्या प्रभावशाली उपाय आपको सही लग रहा है। ज़्यादा शिक्षक रखना, यानी कि वैकेंसी या निकाल कर टीचरों की भर्ती करना, शिक्षकों को बेहतर प्रशिक्षण दिलाना यानी उनको ट्रेनिंग दिलवाना, समग्र शिक्षा पद्धति में गुणात्मक सुधार लाना और बच्चों गृह कार्य के प्रति माता पिता में जागरूकता लाना। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा वो उसके लिए आपको यहाँ पे बता दें कि समग्र शिक्षा पद्धति में गुणात्मक सुधार लाना ही क्या होगा कि एक प्रभावशाली उपाय हम लोग कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 3 दिया हुआ है कि निरंतर एवं व्यापक मूल्यांकन सीसीई के अनुसार व्यापक का अर्थ है, क्या अर्थ है? बच्चे के व्यक्तित्व के केवल शैक्षणिक विकास का निर्धारण, विद्यार्थी के विकास के शैक्षिक के साथ साथ सशैक्षिक पहलू का भी निर्धारण, और उसके बाद दिया है केवल शैक्षिक पहलू में निर्धारण या फिर केवल सशैक्षिक पहलू में निर्धारण। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 2 है, वह है कि विद्यार्थी के विकास के शैक्षणिक यानी शैक्षिक विकास के साथ साथ उसकी जो शैक्षिक पहलू का भी निर्धारण करना। जैसे अगर हम मान लेते हैं, अगर आपको एक एग्जांपल देते हैं कि अगर कोई स्टूडेंट है, अगर वो पढ़ाई कर रहा है, मैथ की पढ़ाई कर रहा है, साइंस की पढ़ाई कर रहा है, अगर उसके साथ साथ उसी सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई चीज़ ऐसा स्पोर्ट्स का हो, खेल का चीज़ें हैं जो कि बच्चों को उसको आसानी तरीके से समझ सके, तो वही उसके लिए ज़्यादा फायदेमंद होता है और वह व्यापक होता है। अब यहाँ पे एक प्रश्न आता है कि कौन एक प्रभावशाली अध्यापक है? प्रश्न नंबर 4 है कि कौन एक प्रभावशाली अध्यापक है? एक अध्यापक जिसकी कक्षा अनुशासित होती है, जो कक्षा में प्रश्न पूछता हो, जो उत्साह से पढ़ाता हो, जो विषय वस्तु को बोधगम्य बनाता है। तो यहाँ पे सही आंसर होगा कि ऑप्शन नंबर 4, यानी कि वह टीचर जो कि किसी भी विषय वस्तु को बोधगम्य बना दे, उसी को क्या कहते हैं कि एक प्रभावशाली अध्यापक हम लोग कह सकते हैं। प्रश्न नंबर 5 दिया हुआ है कि शिक्षक को पाठ्यक्रम केंद्रित होना चाहिए, बाल केंद्रित होना चाहिए, अध्यापक केंद्रित होना चाहिए, समाज केंद्रित होना चाहिए। यहाँ पे देखिए कहा भी जाता है कि समाज किससे बनता है? प्रत्येक बालक से, यानी जो हमारा फ्यूचर है वह किससे, आज के हमारे यूथ पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो उसी प्रकार जो शिक्षक है वह अगर बाल केंद्रित नहीं रहेगा, ठीक है, यानी कि जो स्टूडेंट उनके हैं अगर उन स्टूडेंट पर ध्यान नहीं देगा, बल्कि किस पर ध्यान देगा? अपने पाठ्यक्रम पर ध्यान देगा, अध्यापक पर, जो अध्यापक रहेंगे सह अध्यापक, उन पर ध्यान देगा, या फिर समाज को देखकर चलेगा कि जैसे कोई गर्ल्स स्टूडेंट है, अगर वो किसी भी प्रकार के कपड़े पहन का है और उसको उसके बारे में सोच रहा है, ठीक है, कि ये गलत है, यह हमारे समाज के लिए अनुचित है, इस प्रकार वह सोचेगा, तो वह क्या होगा कि एक शिक्षक के लिए सही नहीं होगा। एक शिक्षक वही अच्छा शिक्षक होता है जो कि स्टूडेंट की भलाई के लिए सब कुछ करे। वह स्टूडेंट का जो भी, चाहे वो सिलेबस से रिलेटेड हो या कि कोई भी पर्सनल ये प्रॉब्लम हो, उन सभी को जो सॉल्यूशन निकाल सके, वही एक अच्छा अध्यापक कहलाता है। लेकिन आजकल ऐसा हो पाता है क्या? आप लोग सहमत हैं? इसका आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा अपनी राय। प्रश्न नंबर 6 दिया हुआ है कि मान लीजिए आपकी कक्षा में अचानक एक छात्र आवाज निकालता है, ठीक है, आप क्या करेंगे? जैसे अगर हम गर्ल्स की बात करें, एक मैम है, अगर मैम पढ़ा रही हैं और पीछे से आवाज निकाल रहे हैं बच्चे, जो शरारती बच्चे होते हैं, क्लास 9th 10th की बात कर रहे हैं या 11th में भी आजकल ऐसा हो रहा है, तो आप क्या करेंगे? उसे दंडित करेंगे? मैं उसे बाहर जाने को कहूंगा एज अ टीचर, आप उसे बाहर जाने को कहेंगे गेट आउट, या फिर मैं नहीं ध्यान दूंगा, या फिर मैं उसके अभिभावक को बुलाऊंगा? तो यहाँ पे देखिए जो उचित आंसर रहेगा वह रहेगा कि मैं ध्यान नहीं दूंगा।
क्या होगा? मैं उसे ध्यान नहीं दूँगा। क्यों? देखिए यहाँ पर मैं उसे अगर दंडित करूँगा तो और उपद्रवी बनेगा, ठीक है? अगर उसे बाहर जाने को कहूँगा तो बाहर जाकर कुछ न कुछ करेगा, ठीक है? और अगर उसका अभिभावक को बुलाऊँगा तो वह बार-बार इसका आदी पड़ जाएगा, ठीक है? और घर पे जाकर हो सकता है कि उसके पेरेंट्स को मारे पीटे भी, लेकिन वो सुधर नहीं पाए। अगर आप ध्यान नहीं देते हैं तो क्या होगा कि वो स्टूडेंट आपको आपकी ओर ध्यान देगा कि अगर टीचर ध्यान हम पर नहीं दे रहा है तो कुछ तो दिक्कत है। वो आप खुद ही समझ जाएगा जब सारे बच्चे टीचर पर ध्यान देंगे और सिर्फ इकलौता वह होगा जो ध्यान नहीं देगा, तो अपने आप सुधर जाएगा कि हाँ, मुझे भी सभी की तरह होना चाहिए, क्योंकि कंपनी जो होती है यानी साथ जो होता है वो बहुत जरूरी होता है। ठीक है। प्रश्न नंबर 7 दिया हुआ है कि अधिगम में सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या है? शिक्षण की शिक्षण विधि या फिर अभिभावक का सहयोग, छात्र को सीखने की इच्छा, अधिगम सामग्री। इन चारों में जो सही आंसर होगा आपका होगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि छात्र की सीखने की जो इच्छा होती है वह अगर प्रबल है तो समझ लीजिए कि एक गधा छात्र भी है तो भी वह आगे चलकर एक महान व्यक्ति बन सकता है। प्रश्न नंबर 8 दिया हुआ है कि यदि एक अध्यापक की कक्षा में अधिकांश छात्र जो है पढ़ाई में कमजोर हैं तो उसे क्या करना चाहिए? उसकी अनदेखी करनी चाहिए या केवल कुशाग्र छात्रों पर ध्यान देना चाहिए? अपनी शिक्षण जारी रखना चाहिए या फिर अपने शिक्षण की गति को धीमा कर कुशाग्र छात्रों को अतिरिक्त निर्देशन प्रदान करने की चाहिए? तो यहाँ जो उचित और सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 4 होगा। देखिए क्यों? क्योंकि अगर आप एज ए टीचर आप मैथ के अगर टीचर हैं, ठीक है, और मैथ आप पढ़ाते चले जा रहे हैं लेकिन बच्चे को काउंटिंग तक नहीं पता है, टेबल पता नहीं है, तो कैसे मैथ के क्वेश्चन को सॉल्व करेगा? तो आपको सबसे पहले क्या करना है कि सभी छात्रों को देखिए 1 टू 1 अगर जो टीचर और स्टूडेंट का मध्य के बीच में जो होता है रिश्ता, 1 टू 1 अगर पढ़ाता है बच्चे को, ठीक है? उसके पास जाकर पूछता है क्या दिक्कत है, ठीक है? तो उस तरह से जो टीचिंग का स्टाइल होता है, वह बहुत ही कारगर साबित होता है और हो सकता है कि आप लंच में या कहीं भी अतिरिक्त जो समय आप उस बच्चे को देंगे, तो हो सकता है कि 1-2 महीने के बाद उसका आपको रिजल्ट भी देखने को मिले। देखिए कहते भी हैं ना कि फल की चिंता ना करिए, तो आप कर्म करेंगे तो फल तो ज़रूर मिलेगा। अगर आप सिर्फ़ फल की चिंता करेंगे कि आज मैंने काम किया, अगर आज इस स्टूडेंट पे मैंने मेहनत की और 1-2 हफ्ते में वो रिजल्ट आ जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा। आपको मेहनत करनी पड़ेगी उस स्टूडेंट पर और आगे चल के ज़रूर इसका फल आपको दिखाई देगा। प्रश्न नंबर 9 दिया हुआ है कि यदि एक अध्यापक को कक्षा में छात्रों की सहभागिता बढ़ानी हो तो उसे क्या करना चाहिए? उसे और अधिक व्याख्यान देना चाहिए, उसे विषय वस्तु पर वाद विवाद करना चाहिए, उसे कक्षा में पुस्तक का वाचन करना चाहिए या फिर उसे कक्षा में दृश्य श्रव्य सामग्री का उपयोग करना चाहिए। यह देखिए क्वेश्चन आ भी चुका है बीएचयू बीएड के एंट्रेंस एग्जामिनेशन में, तो इस क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए आप लोग कि किस प्रकार इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो सही इसका आंसर होगा वो होगा कि उसे विषय वस्तु पर वाद विवाद करना चाहिए। जैसे एक सिंपल सा टॉपिक आपको हम बता देते हैं कि अगर आप इतिहास पढ़ा रहे हैं, ठीक है, इस इतिहास के टीचर हैं और अगर कोई छात्र जो है वह पढ़ने में अधिक होशियार है, ठीक है, तो उसे क्या करना चाहिए कि किसी भी एक टॉपिक पर उससे उस क्लास में वाद विवाद करना चाहिए। जैसे कि सल्तनत काल हो गया तो सल्तनत काल के बारे में उससे वाद विवाद कराइए अन्य छात्रों से, ताकि उसका जो नॉलेज का लेवल है वो और भी बढ़ सके। प्रश्न नंबर 10 दिया हुआ है कि छात्रों द्वारा किसी शिक्षक के किस गुण की सबसे ज्यादा प्रशंसा की जाती है? समयनिष्ठा की, सख्त अनुशासन की या फिर निष्पक्ष रवैया की या आत्मविश्वास की? तो देखिए सभी जरूरी है, लेकिन एक एज ए स्टूडेंट अगर हम बात करें तो एक स्टूडेंट यही चाहता है कि अध्यापक उस पर भी ध्यान दे, न कि किसी पर्टिकुलर स्टूडेंट पे। जैसे मान लेते हैं अगर किसी क्लास में एक ब्रिलियंट स्टूडेंट है और अगर टीचर उसी पर सिर्फ ध्यान दे रहा है तो यह क्या होता है कि निष्पक्ष रवैया नहीं होता है। ठीक है, तो यह पक्षपात पूर्ण हो जाता है। तो एक जो स्टूडेंट होता है वह सिर्फ यही चाहता है कि जो टीचर हो सभी पर अपना ध्यान दे, ताकि प्रत्येक स्टूडेंट के जो स्टडी लेवल है वह और भी आगे बढ़ सके। प्रश्न नंबर 11 दिया है कि सर्व शिक्षा अभियान का लक्ष्य था सभी 6 से लेकर 14 वर्ष के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने का, और इसका लक्ष्य कब तक रखा गया था, क्या सन था, ये आपको बताना है। तो 2008 तक, 2012 तक, 2010 तक या फिर 2014 तक। तो देखिए यह जो सर्व शिक्षा अभियान शुरुआत किया गया था अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के द्वारा शुरू किया गया था और इसका जो लक्ष्य रखा गया था वह रखा गया था 2010 तक का। ठीक है, अगले प्रश्न में चलते हैं। दिया है कि लर्निंग विदाउट बर्डन दस्तावेज प्रकाशित हुआ था। एक समिति बनाई गई थी लर्निंग विदाउट बर्डन के नाम से। तो यह एक दस्तावेज उन्होंने तैयार किया था, तो वह प्रकाशित कब हुई थी ये आपको बताना है। और जो प्रकाशित करवाया था उनका नाम आपको बता दें कि यह उनका नाम था यशपाल।
ठीक है, क्या नाम था, यशपाल जी उनका नाम था। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि इन जो प्रकाशित ईयर था वह ईयर कौन सा था। तो यहाँ पे ईयर की बात करें यहाँ पर, तो इसका जो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 2, यानी कि 1993 में यशपाल शर्मा समिति के द्वारा, यानी लर्निंग विदाउट बर्डन समिति के द्वारा यह दस्तावेज तैयार किया गया। प्रश्न नंबर 13 दिया है कि राष्ट्रीय पाठ्यक्रम 2005 के कितने पाठ्यक्रम क्षेत्र हैं। तो सही आंसर यहाँ पे होगा 21 क्षेत्र हैं। प्रश्न नंबर 14 दिया है कि एकलव्य संस्थान ने प्राथमिक शिक्षा का एक अलग प्रकार के उपागम का विकास किया। कहाँ पे किया? मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में, केरल में और राजस्थान में। तो इनका जो सही आंसर होगा वह क्या होगा? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो सही होगा वह होगा आपका मध्य प्रदेश। ठीक है, और अब आप बात करते हैं एकलव्य की, तो एकलव्य एक एनजीओ है। क्या है? एनजीओ, यानी कि नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि बिना गवर्नमेंट की सहायता से ही अपना कार्य करती है। ठीक है, अगले प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न 15 दिया है कि 2017 वर्ल्ड इन्वायरमेंटल एजुकेशन कांग्रेस WEEC की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो सही आंसर कौन सा होगा? कनाडा होगा, भारत होगा, इटली होगा या फिर यूएसए होगा? तो यहाँ पे सही आंसर होगा आपका कनाडा। और आपको बता दें कि WEEC का जो मुख्यालय है या सचिवालय कह सकते हैं वह कहाँ पे है? तो इटली में है। ठीक है, कहाँ पे है? इटली में है। अगले प्रश्न में चलते हैं। दिया है कि श्रीलंका ने अभी हाल ही में पेरू नाम से वेबसाइट का आरंभ बच्चों में सामंजस्य स्थापना के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने किया। तो पेरू का जो फुल फॉर्म है वह कौन सा है? तो इनमें 4 ऑप्शन दिए, इन चारों में जो आपका सही आंसर होगा वह होगा आपका पीस एजुकेशन एंड रिकंसिलिएशन यूनिट, यहाँ पर सही आंसर है। प्रश्न नंबर 17 दिया है कि कौन से प्रदेश की सरकार ने अपने संस्थानों को मुफ्त यानी फ्री वाईफाई की सुविधा दी है? तो 4 ऑप्शन दिए हैं, केरल, पश्चिम बंगाल, बिहार और उड़ीसा। तो इन चारों में जो सही आंसर होगा आपका होगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि बिहार सरकार ने अपने संस्थानों को फ्री वाईफाई देने की जो सुविधा है वह प्रदान की है। प्रश्न नंबर 18 दिया है, किसने 2017 में विश्व अध्यापक पुरस्कार जीता? तो 4 ऑप्शन दिए हैं, सलीमा बेगम, केन सिनबर्न, रेमंड चैम्बर्स या मैगी मैकडॉनेल। तो इनमें जो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 4 सही होगा, यानी कि मैगी मैकडॉनल्ड ने 2017 में विश्व अध्यापक पुरस्कार जीता। अगर हम बात करें 2020 की, तो 2020 का जो विश्व अध्यापक पुरस्कार किसने जीता है? तो वह भारतवंशीय एक अध्यापक हैं जिनका नाम है रंजीत सिंह दिसाले। क्या नाम है? रंजीत सिंह दिसाले ने 2020 का विश्व अध्यापक पुरस्कार जीता है। वर्तमान में एनसीईआरटी के निदेशक कौन हैं? प्रोफेसर JS राजपूत, प्रोफेसर प्रवीण किरण सिंक्लेयर, प्रोफेसर AK शर्मा, डॉक्टर हरिषिकेश सेनापति। तो इन चारों में से जो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। 2017 से लेकर अभी तक डॉक्टर हरिषिकेश सेनापति अभी तक एनसीईआरटी के निदेशक हैं। अगर फिर से ये प्रश्न आ जाता है कि वर्तमान एनसीईआरटी के निदेशक कौन है 2021 में इस बार, तो भी आप लोग इसी आंसर को सही करिएगा, डॉक्टर हरिषिकेश सेनापति। प्रश्न नंबर 20 दिया हुआ है कि किस प्रदेश की सरकार ने कक्षा 8 तक की सभी कक्षाओं में संस्कृत को अनिवार्य कर दिया है? राजस्थान, असम, गुजरात और केरल। तो इन चारों के लिए जो सही होगा आंसर वह होगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी, यानी कि असम ने कक्षा 8 तक की सभी कक्षाओं में संस्कृत को अनिवार्य कर दी है। प्रश्न नंबर 21 जो है वो आप शुरुआत करता है आपका रीजनिंग का। ठीक है, तो रीजनिंग के क्वेश्चन हल करने के लिए तैयार हो जाइए आप लोग कलम और कॉपी लेकर के। तो यहाँ पे दिया है कि मोहन 15 किमी उत्तर दिशा में चलता है, फिर बाएं मुड़ जाता है और 10 किमी चलता है, तो फिर बाएं मुड़कर 15 किमी चलता है, तो किस दिशा में चल रहा है? पहले आपको दिशा का ज्ञान होना चाहिए कि दिशा कौन कौन से होते हैं और कहाँ पे। तो एक यहाँ पे आपको बता दें कि ये क्या होता है, नॉर्थ होता है आपका, फिर ये साउथ, और यह क्या होता है, ईस्ट होता है, और यह वेस्ट होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से सबसे पहले उसने बोला है कि मोहन 15 किमी उत्तर दिशा की तरफ चलता है, यानी नॉर्थ की तरफ। तो 15 किमी यहाँ पे चला। ठीक है, 15 किमी चलने के बाद फिर बोल रहा है कि 10 किमी चलता है, कहाँ पे चलता है, बाएं मुड़कर। तो बाएं मुड़ के 10 किमी चलता है, फिर 15 किमी चलेगा नीचे, यानी कि फिर बाएं मुड़ेगा, तो यहाँ पे चल रहा है। तो अभी किस दिशा में जा रहा है आप लोग देखिए, किस दिशा में जा रहा है? तो ये क्या है, साउथ, यानी कि यहाँ पे चल रहा है इधर। ठीक है, तो ये कौन सी दिशा में चल रहा है? तो दक्षिण दिशा में चल रहा है। सही आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे सही होगा। प्रश्न नंबर 22 दिया हुआ है, क्या 22 दिया है कि ई बी की बहन है। ठीक है, ई जो है वह बी की बहन है ना? तो बी यहाँ पे क्या हो जाएगा, भाई हो जाएगा, और ई क्या है यहाँ पर, बहन है।
ठीक, क्या है यहाँ पर बहन। अब यहाँ पे बोल रहा है कि ए सी का पिता है, ए जो है वह सी का पिता है और बी सी का पुत्र है। अब ये जो बी है वह सी का पुत्र है, एक सी नामक व्यक्ति है, इसका पुत्र है, ठीक है, ये इसका पुत्र, यानी कि बी जो हुआ सी जो हुआ बी का पिता हुआ, और सी का पिता कौन है यहाँ पर, तो ए है, ये कौन है, सी का पिता हुआ। तो आप बताइए कि जब ए जो है वह सी का पिता है और सी है बी का पिता है और बी ई का भाई है, तो ई का संबंध ए से कैसे है। तो क्या है यहाँ पर, ए क्या लगेगा, ई का दादा लगेगा। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। प्रश्न नंबर 23 दिया हुआ है कि पी की आयु क्यू की आयु के बराबर है और आर से एस छोटा है, आर एस से छोटा है, टी आर से छोटा है, किंतु पी से बड़ा है। अब यहाँ पूछ रहा है कि कौन यहाँ पर सबसे बड़ा है, यहाँ पे सबसे बड़ा कौन है आपको बताना है। तो यहाँ पे देखिए सिंपल से इसको हल करेंगे हम लोग आसानी पूर्वक, आप लोग ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। यहाँ पे देखिए बोला क्या है कि जो पी और क्यू की आयु क्या है, बराबर है। तो यहाँ पे पहले हम पी लिख देंगे और क्यू लिख देंगे, ये हो गया, पी और क्यू बराबर हो गया। अब यहाँ बोल रहा है कि आर एस से छोटा है और टी आर से छोटा है, किंतु पी से बड़ा है। तो पी से बड़ा कौन है, यहाँ पर टी, ठीक है। अब फिर टी से जो टी जो है वह आर से छोटा है ना, किससे छोटा है, आर से छोटा है, यानी कि टी से बड़ा कौन होगा, आर बड़ा होगा, और आर जो है वह एस से छोटा है, यानी एस सबसे बड़ा हुआ। तो यहाँ पे सबसे बड़ा कौन हो जाएगा, एस यहाँ पे सबसे बड़ा हो जाएगा, समझिए आप लोग। तो यहाँ पे आंसर आपका कौन सा होगा, एस, यानी कि ऑप्शन नंबर जो 4 है वह सही होगा आपका, ठीक है। प्रश्न नंबर 24 दिया हुआ है कि यदि पेयर के लिए OCL भी लिखा जाता है तो टाउन के लिए क्या लिखा जाएगा। देखिए क्या लिखा है, PAI और R पेयर। अब इसका बाद दिया लिखा है कि OCLV। यहाँ पे देखिए जो P और O है, ठीक है, क्या दिया है, P और O दिया है, यहाँ पे -1 का अंतर है, किसका, -1 का अंतर है। इसके बाद A के बाद और C में कितना अंतर है, 2 का, यानी A में अगर 2 जोड़ देते हैं अक्षर तो C आ जाएगा। उसी प्रकार I में भी कितना करेंगे, 3 जोड़ेंगे तो L, और इसमें 4 जोड़ देंगे, ठीक है, यानी कि -1 +2 +3 और +4, इस प्रकार का जो मतलब बैठेगा उसी को हम लोग सही आंसर बताएंगे। तो देखिए यहाँ पे TOWN, ठीक है, तो यहाँ पे T-1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, S हो जाएगा यहाँ पे, ठीक। फिर O में +2 करेंगे, क्या करेंगे, +2 करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका Q, और W में +3 करेंगे तो आपका Z हो जाएगा। फिर N में प्लस क्या करेंगे, 4 कर देंगे तो यहाँ पे क्या आपका प्राप्त होगा, R प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार जो हमारा सही आंसर होगा वह क्या होगा, SQZR, यानी SQZR किसमें, ऑप्शन नंबर 1 में सही होगा यह। प्रश्न नंबर 26 दिया हुआ है कि यदि माह का 7वां दिन शुक्रवार से 3 दिन पहले पड़ता है तो माह का 19वां दिन क्या होगा। रविवार, सोमवार, बुधवार या शुक्रवार, इनमें से आपको सबसे पहले क्या करना होगा। यहाँ पे दिया है कि माह का 7वां दिन शुक्रवार से 3 दिन पहले पड़ता है, तो यहाँ पे पहले आपको शुक्रवार लिख देना है, ठीक है, शुक्र लिख दिए आप। तो 3 दिन पहले पड़ रहा है तो यानी कि गुरुवार, ठीक है, उसके बाद बुधवार, ठीक, बुधवार के पहले मंगलवार, तो यानी जब मंगलवार को आपका क्या पड़ रहा है, 7वां दिन, तो आपका 14वां दिन भी क्या पड़ेगा, मंगलवार ही पड़ेगा, ठीक है। 7 दूनी के 14, यानी दूसरा हफ्ता का जो 14वां दिन होगा वह भी मंगलवार। 15वां दिन बुधवार, गुरुवार कौन सा दिन पड़ेगा, 16, ठीक है। फिर 17वां जो दिन होगा वह शुक्रवार को पड़ेगा, और 18वां दिन क्या पड़ेगा यहाँ पर, 18वां दिन शनिवार, ठीक है। फिर रविवार कौन सा दिन पड़ेगा, 19वां दिन। तो 19वां दिन कहाँ पे पड़ रहा है, रविवार को। तो सही आंसर यहाँ पे कौन सा हो जाएगा आपका, रविवार, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 जो है वह सही होगा, ठीक। फिर आते हैं कि प्रश्न नंबर 27, यहाँ दिया है कि यदि 17 दिसंबर 2002 को शनिवार था तो 22 दिसंबर 2004 को कौन सा दिन था। तो देखिए 17 दिसंबर 2002 को क्या था, शनिवार था, ठीक है। तो उसी प्रकार अगर 16 दिसंबर 2003, ठीक है, सॉरी 2003 को जब 17 दिसंबर दिया रहेगा तो एक घटा देंगे, है ना, 16 दिसंबर 2000, अब यहाँ पे बढ़ा देंगे 2003, तो वो भी शनिवार ही रहेगा, ठीक। और 16 के बाद फिर क्या आएगा, 15,
15 दिसंबर को भी क्या होगा, 15 दिसंबर 2004 को भी शनिवार होगा। और उसी प्रकार से तो 15 के बाद क्या जाएगा, 15 में अगर 7 जोड़ देते हैं तो 15 और 7 हो जाएगा 22, यानी कि 22 दिसंबर 2003 22 दिसंबर 2004 को क्या हो जाएगा आपका, 2004 को भी यहाँ पर रविवार हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो हमारा सही आंसर होगा वह कौन सा होगा आपका, ऑप्शन नंबर यहाँ पर 27 का देखिए कौन सा होगा, तो 27 का ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर सही है। प्रश्न नंबर 28 दिया है कि यदि आप 1 से 100 अंक को लिखेंगे तो कितनी बार आप 3 लिख देंगे। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, आप लोग आराम से कर लेंगे, इसको सॉल्यूशन बताने की कोई ज़रूरत है नहीं। तो सिंपली आपको यहाँ पे जो 3 आप अंक लिखेंगे वह 20 आएगा। ठीक है, अब अगले प्रश्न में चलते हैं। दिया है कि अ ब से 3 वर्ष बड़ा है और 100 से 3 वर्ष छोटा है, जबकि ब और द जुड़वे हैं, तो 100 द से कितने वर्ष बड़ा है। ठीक है, तो आपको सिंपली करना क्या है, आपको यहाँ पर लिखा यहाँ पर है कि जो 100 है वह ब से, यहाँ पे 100 जो है वह अ से बड़ा है, कितना वर्ष बड़ा है, 3 वर्ष। यानी यहाँ पे देखिए जो अ है वह ब से कितने वर्ष बड़ा है, 3 वर्ष बड़ा है। ठीक, अब अ से बड़ा कौन है, यहाँ पर दिया हुआ है अ से बड़ा 100 दिया हुआ है। ठीक है, तो 100 कितने वर्ष बड़ा है, यहाँ पर 3 वर्ष, ये भी बड़ा है। अब यहाँ पे बोल रहा है कि ब और यहाँ पे द जो है वह जुड़वा है। ठीक है, जुड़वा है। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि 100 द से कितने वर्ष बड़ा है। 100 जो है वह द से कितने वर्ष बड़ा है, तो इन दोनों को जब जोड़ देंगे 3 3 6, तो टोटल वर्ष कितना हो जाएगा, 6 वर्ष यहाँ पर यह बड़ा है। प्रश्न में 30 दिया हुआ है कि अ ब से 3 गुना बड़ा है, 100 अ से 4 वर्ष पहले 2 गुना बड़ा था, 4 वर्ष में अ 31 वर्ष का हो जाएगा। वर्तमान समय में अ और स की आयु क्या है, 946, 950, 1040, 1050। इन चारों में जो सही आंसर होगा वह होगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर 950। अगर फिर भी इसको सॉल्यूशन करने में कोई दिक्कत है तो आप टेलीग्राम ग्रुप हमारा उससे जुड़ जाइए और वहाँ पे आपको पूरा सॉल्यूशन बता दिया जाएगा। थैंक यू सो मच। और एक बात और कहना चाहेंगे कि आप जिस भी सोशल साइट का यूज करते हैं, चाहे फेसबुक हो, व्हाट्सएप हो, टेलीग्राम हो, वहाँ पे सभी के सभी जगह हमारे कवि क्लासेस यूट्यूब चैनल को शेयर करिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो बीएचयू बीएड की तैयारी कर रहे हैं वो हमसे जुड़ सके और तैयारी को अंतिम रूप दे सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और हाँ, सब्सक्राइब करना तो एकदम मत भूलिएगा भैया।